बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ ग्लोकोमा। आज के इस वीडियो के अंदर हम जतोई से ग्लोकोमा वाले चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। ग्लोकोमा और लेंस का कॉम्बिनेशन बनता है प्रॉफ के लिए, और इनमें से 3 एमसीक्यू और 1 एससीक्यू इस स्पेसिफिक पोर्शन से, या तो एससीक्यू ग्लोकोमा से आता है या कैटरेक्ट लेंस वाले चैप्टर में से आता है। ग्लोकोमा वाले पोर्शन में से जो एससीक्यू जिस जगह से आता है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, नंबर 1 कॉन्जेनिटल ग्लोकोमा, इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। नंबर 2 प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा, और कभी कभार सेकेंडरी ग्लोकोमा से सवाल आ जाता है, तो आपने इनको पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं ग्लोकोमा की अप्लाइड एनाटमी और फिजियोलॉजी से। तो अप्लाइड एनाटमी और फिजियोलॉजी के अंदर आपको सिलेरी बॉडी, एंटीरियर चैम्बर एंगल और एक्वस ह्यूमर की डायनामिक्स का पता होना चाहिए। सिलेरी बॉडी क्या होती है? सिलेरी बॉडी ये यूविया का पार्ट होती है, कोराइड की एक्सटेंशन होती है, और ये ओरा सिरेटा तक एक्सटेंड करती है। ओरा सिरेटा रेटिना और कॉर्निया का जंक्शन होता है, ठीक हो गया। 6 मिलीमीटर वाइड होती है। कट सेक्शन देखा जाए तो सिलेरी बॉडी ट्रायंगुलर होती है। एंटीरियर सरफेस वो ट्रेबिकुलर मैश वर्क पे मुश्तमिल होती है। जो आउटर सरफेस होती है वो स्क्लेरा के अगेंस्ट पड़ी हुई होती है बाहर की तरफ, लेकिन जो इनर सरफेस है उसको 2 में डिवाइड करते हैं, पार्स प्लाइकेटा और पार्स प्लाना। जो पार्स प्लाइकेटा होता है एंटीरियर 1/3 होता है, वो पोस्टीरियर 2/3 होता है। पार्स प्लाइकेटा 2 मिलीमीटर वाइड है, जबकि वो 4 मिलीमीटर वाइड होगा। टोटल 6 मिलीमीटर विड्थ हो जाएगी। पार्स प्लाइकेटा के अंदर 70 to 80 रेडियली ओरिएंटेड फाइबर्स होते हैं, जिनको सिलेरी प्रोसेस कहते हैं। अब ये जो सिलेरी प्रोसेस होते हैं ये पोस्टीरियर चैम्बर के अंदर प्रोजेक्ट करते हैं। पोस्टीरियर चैम्बर और एंटीरियर चैम्बर, इसको मिला के एंटीरियर सेगमेंट वगैरह कह देते हैं, जिसमें एक्वस ह्यूमर होता है। तो ये सिलेरी प्रोसेस जो कि पोस्टीरियर चैम्बर में प्रोजेक्ट करते हैं और ये एक्वस ह्यूमर को प्रोड्यूस करते हैं। तो एक्वस ह्यूमर इज प्रोड्यूस्ड बाय सिलेरी प्रोसेस ऑफ पार्स प्लाइकेटा, जो कि एंटीरियर 1/3 होता है। जो पार्स प्लेना है वो पोस्टीरियर 2/3 है, 4 मिलीमीटर वाइड होता है, स्मूथ ए वास्कुलर होता है, ठीक हो गया। ए वास्कुलर है, डेट इज वाई कि हम पोस्टीरियर सेगमेंट में एंटर होने के लिए इसी जगह पर इंसियन देते हैं। ओके, हम पार्स प्लेना के जरिए एंटर होते हैं, और जो इंसियन होता है वो लिम्बस से 3 से लेकर 4 मिलीमीटर पीछे होता है। लिम्बस कॉर्नियोसेक्युलर जंक्शन को कहते हैं। अब सिलेरी बॉडी के अंदर सिलेरी मसल होते हैं, सिलेरी प्रोसेस होता है। सिलेरी मसल में 3 चीजें होती है, लॉन्गिट्यूडनल फाइबर, सर्कुलर फाइबर, रेडियल फाइबर। जो सिलेरी प्रोसेस होता है वो 70 to 80 रेडियली ओरिएंटेड फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है। पार्स प्लाइकेटा से निकलती है, पोस्टीरियर चैम्बर में जाती है, एक्वस ह्यूमर को प्रोड्यूस करती है। जो सिलेरी प्रोसेस होता है इसमें 2 चीजें होती है, कोर और सरफेस एपिथेलियम। जो कोर होता है वो ब्लड वेसल और लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, और जो एपिथेलियम होती है वो पिगमेंटेड और नॉन पिगमेंटेड होती है। नॉन पिगमेंटेड के दरमियान जो टाइट जंक्शंस होते हैं वो ब्लड एक्वस बैरियर बनाते हैं। सिलेरी बॉडी के 2 फंक्शन है, सिलेरी प्रोसेस के जरिए एक्वस ह्यूमर की फॉर्मेशन और सिलेरी मसल के जरिए एकोमोडेशन है। इसके बाद आ जाता है एंटीरियर चैम्बर का एंगल। जो एंटीरियर चैम्बर का एंगल है उसने एक्वस ह्यूमर की ड्रेनेज करनी है, जबकि प्रोडक्शन सिलेरी प्रोसेस से होनी है। अब जो ड्रेनेज है ओके एंगल के जरिए होनी है। अब एंगल में 4 चीजें होती है। नंबर 1 श्वाबे लाइन, जो कि डेसमेंट मेम्ब्रेन की ये एक्सटेंशन होती है, प्रोमिनेंट एंड होता है डेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ कॉर्निया का। नंबर 2 ट्रेबिकुलर मैशवर्क, नंबर 3 स्केल्स पर, और नंबर 4 एंटीरियर सरफेस ऑफ सिलेरी बॉडी। अब एंगल को देखने के लिए आप गोनियोस्कोपी करते हैं। अगर आपको चारों स्ट्रक्चर नजर आ जाए ओके तो उसको बोलते हैं ग्रेड 4। ओके, ग्रेड 4। और ग्रेड 0 के अंदर आपको कुछ भी नजर नहीं आता होता। ओके, ठीक हो गया। और एक एक कम करते जाओ। लाइक अगर आपको ये स्ट्रक्चर नजर आए, एंटीरियर सरफेस ऑफ सिलेरी बॉडी नजर आए, तो उसका मतलब ग्रेड 3 है। स्केलेटल सपर ग्रेड 2 आ जाएगा। ट्रेबिकुलर मैशवर्क भी नजर नहीं आ रहा, ग्रेड 1 हो जाएगा। और कुछ भी नजर नहीं आ रहा तो वो ग्रेड 0 हो जाएगा। अब एक्वस आउटफ्लो सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं? इस एंगल का ट्रेबिकुलर मैशवर्क, इसके अलावा केनाल ऑफ शिलिम, एक्वस वेन और एपिसेक्युलर वेन। जो ट्रेबिकुलर मैशवर्क होता है ये छन्नी होती है। इसके मजीद 3 पार्ट होते हैं, यूवियल, कॉर्नियोसेक्युलर और जक्स्टा कैनालिकुलर। जो यूवियल होता है सिर्फ इनके नाम याद कर रख लो, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है वो जक्स्टा कैनालिकुलर या क्रिबरी फॉर्म मैशवर्क के अंदर होती है। नेक्स्ट है केनाल ऑफ शिलिम, जो कि एंडोथेलियम लाइन चैनल होता है। फिर एक्वस वेन है, जिनको कलेक्टर चैनल्स कहते हैं या इंट्रासेक्युलर एक्वस वेसल भी कहते हैं। और लास्ट में एपिसेक्युलर वेन है, जो कि एंटीरियर सिलेरी वेन की ब्रांचेस होती है। और इनके और एक्वस ह्यूमर के दरमियान ओके एंटीरियर चैम्बर में जो होता है प्रेशर, तो इसके दरमियान जो डिफरेंस होता है वो 5 मिलीमीटर का होता है, जिसकी वजह से कंटिन्यूस ड्रेनेज होती रहती है। अब एक्वस ह्यूमर के डायनेमिक्स को देख लेते हैं। एक्वस ह्यूमर क्लियर फ्लूइड होता है, एंटीरियर सेगमेंट में होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर चैम्बर में होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है, वॉल्यूम 0.3 ml है, और इसकी रेट ऑफ सिक्रेशन 2 से लेकर 2.5 माइक्रोलीटर पर मिनट होती है। कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें एस्कॉर्बिक एसिड, पायरुविक एसिड, लैक्टेट सादा होता है, यानी एसिड ज़्यादा है। बाकी प्रोटीन
जो ग्लूकोज वगैरह, ये कम चीज़ें होती है। अब एक्वस ह्यूमर की जो प्रोडक्शन है वो 3 मैकेनिज्म के जरिए होती है, वैसे 2 मैकेनिज्म के जरिए होती है। एक्टिव सिक्रेशन जो कि 80% होती है और पैसिव सिक्रेशन 20% होती है। एक्टिव सिक्रेशन एक्टिव मेटाबॉलिक प्रोसेस की वजह से होती है, डबल लेयर्ड एपिथेलियम में होती है, जबकि पैसिव प्रोसेस 20% होती है। इसमें मजीद 2 में डिवाइड करते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रेशर के ऊपर डिपेंड होती है, प्रेशर किसके अंदर, सिलरी कैपिलरीज के अंदर, और इंट्राओकुलर प्रेशर कितना है इस पर डिपेंड करता है। और दूसरा डिफ्यूजन है, ओके, जो कि चार्ज और कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। फिर एक्वस ह्यूमर की ड्रेनेज है कि एक्वस ह्यूमर पोस्टीरियर चैम्बर से होता हुआ, प्यूपिल से होता हुआ, इंटीरियर चैम्बर एंगल से होता हुआ फाइनली निकल गया आई से। 2 रूट होते हैं, एक होता है ट्रेबिकुलर मेशवर्क रूट और दूसरा होता है यूवियोसेक्राल रूट। सबसे इंपॉर्टेंट होता है 90%, जो कि प्रेशर इंडिपेंडेंट होता है। यानी जो एक्वस ह्यूमर होगा वो किनाल ऑफ श्लेम में जाएगा, एक्वस वेन में जाएगा, एपिसेक्राल वेन में जाएगा। लेकिन जो यूवियोसेक्राल रूट होता है, इसके जरिए जो एक्वस ह्यूमर है वो सिलरी बॉडी से होता हुआ सुप्रा कोराइडल स्पेस में जाएगा और वहां से सिलरी बॉडी कोराइड सक्लेरा में निकल जाएगा। ओके, ठीक हो गया। अब नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर होता है 10 से लेकर 21 और इसकी मीन वैल्यू उतना रट्टा मार लो 16 ±3 स्टैंडर्ड डेविएशन है। जो डायगोनल वेरिएशन होती है वो 5 मिलीमीटर तक होती है और मॉर्निंग टाइम पे ज़्यादा होता है। अब नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर, तो जो नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर होता है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, कितनी प्रोडक्शन हो रही है और कितनी ड्रेनेज हो रही है। जो ड्रेनेज होती है, आउटफ्लो है, वंस अगेन 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, कितना एक्वस आउटफ्लो है, रेजिस्टेंस कितनी है, सबसे ज़्यादा होती है जक्स्टा कैनालिकुलर मेशवर के अंदर, और दूसरा एपिसेक्लेरल वीनस प्रेशर कितना है। अब एक्वस ह्यूमर के फंक्शन क्या होते हैं, नंबर 1 इसने नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर मेंटेन करना है, नंबर 2 इसने ए वास्कुलर स्ट्रक्चर को नरिशमेंट प्रोवाइड करनी है, लेंस कॉर्निया और ट्रेबिकुलर मेशवर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है और उसने मेटाबोलाइट्स भी रिमूव करने हैं, और लास्ट में ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना है क्योंकि ये ऑकुलर मीडिया का पार्ट होता है। अब ग्लोकोमा के अंदर आते हैं। ग्लोकोमा के अंदर जो इंट्राओकुलर प्रेशर होता है वो सफिशिएंट होता है 2 चीज़ें प्रोड्यूस करने के लिए, एक तो ऑप्टिक डिस्क की कपिंग और दूसरा होता है विजुअल फील्ड इफेक्ट। ये प्रोग्रेसिव बायलैटरल ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है। अब 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें समझनी है आपने। ग्लोकोमा के अंदर इंट्राओकुलर प्रेशर नॉर्मल भी हो सकता है जो कि ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर सकता है, ऑप्टिक नर्व की कपिंग कर सकता है, ऑप्टिक डिस्क की कपिंग कर सकता है, विजुअल फील्ड इफेक्ट कर सकता है। ओके, तो उसको नॉर्मल टेंशन कहते हैं। अगर इंट्राओकुलर प्रेशर ज़्यादा है लेकिन कोई विजुअल फील्ड इफेक्ट नहीं है, कोई कपिंग नहीं है, इसका मतलब ऑकुलर हाइपरटेंशन है, जिसको ग्लोकोमा सस्पेक्ट कहते हैं। अब ग्लोकोमा को वैसे 3 में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और कॉन्जेनिटल है। प्राइमरी को मजीद 2 में डिवाइड करते हैं, सेकेंडरी को भी 2 में डिवाइड करते हैं, एंगल क्लोजर, एंगल ओपन या ओपन एंगल है। फिर इसके बाद कॉन्जेनिटल है, कॉन्जेनिटल को मजीद 3 में डिवाइड करते हैं, ट्रू कॉन्जेनिटल, प्राइमरी इन्फेंटाइल और जुवेनाइल। जो ट्रू कॉन्जेनिटल होता है इसमें इंट्राओकुलर प्रेशर एट द टाइम ऑफ बर्थ एलिवेटेड होता है। प्राइमरी इन्फेंटाइल ग्लोकोमा के अंदर इंट्राओकुलर प्रेशर पहले 3 सालों के अंदर होता है, जुवेनाइल के अंदर 3 से लेकर 16 तक जाता होता है। फिर आता है नॉर्मल टेंशन, जिसमें लो टेंशन ग्लोकोमा वगैरह भी कह सकते हैं। अब ग्लोकोमेटस डैमेज है, ऑप्टिक डिस्क की कपिंग हो रही है। अब इसकी वजह क्या होती है, क्योंकि जो रेटिनल गैंग्लियन सेल्स होते हैं उनको ग्रोथ फैक्टर चाहिए होते हैं और ये ग्रोथ फैक्टर रिवर्स एक्सोप्लाज्मिक फ्लो से आते हैं। जब ये न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर ब्लॉक हो जाएंगे तो जो सेल है उनकी डेथ हो जाती है। जब रेटिनल गैंग्लियन सेल मर जाएंगे तो रेटिनल नर्व फाइबर का लॉस देखने को मिलेगा। जितना ज़्यादा लॉस होगा नर्व फाइबर का उतना ज़्यादा ऑप्टिक डिस्क की कपिंग आएगी और उतना ज़्यादा आपको विजुअल फील्ड इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब ग्लोकोमेटस डैमेज यानी किसी तरह अपने ग्रोथ फैक्टर को आपने पहुंचने नहीं देना, एक्सोप्लाज्मिक फ्लो को डिस्टर्ब करना है, तो उसके लिए 2 मैकेनिज्म है। नंबर 1 मैकेनिकल थ्योरी और नंबर 2 इस्केमिक थ्योरी। मैकेनिकल थ्योरी के मुताबिक जब इंट्राओकुलर प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो लैमिना सिब्रोसा को, ये सक्लेरा का वो पार्ट है जहाँ से ऑप्टिक नर्व के फाइबर निकलते होते हैं, उनको मैकेनिकली स्ट्रेच करता है, जिसकी वजह से एक्सोनल डिफॉर्मेशन होती है और एक्सोप्लाज्मिक फ्लो खराब हो जाता है। यानी ग्रोथ फैक्टर एक्सोन से सेल बॉडी के पास नहीं आते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, इनकी डेथ हो जाएगी। जबकि दूसरी है इस्केमिक थ्योरी। इस्केमिक थ्योरी में ये है कि ऑप्टिक नर्व हेड के ऊपर जो परफ्यूजन प्रेशर है, क्योंकि जो ग्रोथ फैक्टर कुछ तो एक्सोन वगैरह से कह लो, और असल में जो ब्लड है वो आपको प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन, एटीपी प्रोवाइड करेगा और एटीपी एक्सोप्लाज्मिक फ्लो के लिए चाहिए होते हैं। लेकिन जब परफ्यूजन प्रेशर होगा वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएगा तो जो एक्सोप्लाज्मिक फ्लो है वो खराब हो जाएगा, न्यूरोट्रॉफिन गैंग्लियन सेल बॉडी के पास नहीं आ पाएगी। यानी इसमें इंट्राओकुलर प्रेशर कम हो ज़्यादा हो कोई मसला नहीं, लेकिन जो मसला है वो वेसल्स की वजह से हो रहा है, परफ्यूजन प्रेशर कम हो गया है। तो किन 3 वजूहात की वजह से हो सकता है, या तो आउटो रेगुलेशन नहीं हो पा रही, नंबर 2 वेजोस्पाज्म है लाइक माइग्रेन हेडेक है, रेनॉल्ट फिनोमिना है, या सिस्टेमिक हाइपोटेंशन है, खासतौर पर रात को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स लिए है। अब ग्लोकोमा को डायग्नोस करना है तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें देखनी है। आपने इंट्राओकुलर प्रेशर को मॉनिटर करना है, टोनोमेट्री,
एंगल को देखना है गोनोस्कोपी, फंडस को देखना है ऑप्टिक डिस्क की कपिंग वगैरह फंडोस्कोपी, विजुअल फील्ड इफेक्ट को देखना है पेरीमेट्री, इमेजिंग करनी है ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, स्कैनिंग लेजर पोलैरोमेट्री, स्टीरियो डिस्क फोटोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, बायो माइक्रोस्कोपी और पैकीमेट्री। ओके, ठीक हो गया। पैकीमेट्री कॉर्निया से रिलेटेड है, तो ये चीज़ें आ जाएगी। पहला है टोनोमेट्री। टोनोमेट्री के अंदर आप इंट्राओकुलर प्रेशर को मेजर करते होते हैं। अब इसके भी डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं, या तो आप इंस्ट्रूमेंट से करोगे या डिजिटल मेथड होता है। तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर शियोर्ट्स इंडेंटेशन टोनोमेट्री है। इसके अंदर जो प्रेशर होता है वो किस तरह से मेजर करोगे कि आप कॉर्निया को इंडेंट करोगे बाय प्लंजर है, लेकिन ये कॉर्नियोसेक्रालल रिजिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है। दैट मीन्स कि अगर कॉर्नियोसेक्रालल कोट या जो फाइब्रस कोट है वो कमज़ोर हो गया है, लाइक मायोपिया की वजह से हो गया है, ओके ठीक हो गया, तो जितना ज़्यादा कोट कमज़ोर होगा उतना आपको कम वैल्यू मिलेगी, हालांकि इंट्राओकुलर प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। एप्लीनेशन टोनोमीटर के अंदर आप सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉर्निया को फ्लैटन करते हो और प्रेशर को मेजर करते हो। ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है, कॉर्नियोसेक्रालल रिजिडिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि कॉर्निया की थिकनेस के ऊपर, एडिमा के ऊपर और स्क्वीजिंग प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अब एप्लीनेशन टोनोमीटर की बहुत सारे टाइप्स होती है। जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो गोल्ड मैन है। इसके अलावा एप्लीनेशन भी यूज़ करते हैं, नीमो टोनोमेट्री और टोनोपेन टोनोमीटर है। इसके अलावा कुछ डिजिटल मेथड है जिसको यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है प्रोवोकेटिव टेस्ट। प्रोवोकेटिव टेस्ट आप लेटेंट और सब एक्यूट एंगल क्लोयर ग्लोकोमा के अंदर करते हैं। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है? इन सब प्रोवोकेटिव टेस्ट के अंदर या स्टिमुलेटिव टेस्ट के अंदर आप प्यूपिल की मिड डायलेशन करवाते हैं। जब मिड डायलेशन होती है तो जो लेंस और आइरिस आपस में एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करना शुरू कर देते हैं, इस तरह से। ओके, जब लेंस और आइरिस आपस में दूसरे के साथ कांटेक्ट करेंगे तो रिलेटिव प्यूपिलरी ब्लॉक होगा, जिसकी वजह से आइरिस बॉम्पी होगा, मैकेनिकल एंगल ब्लॉकेड होगी, जिसकी वजह से एक्वस ह्यूमर के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, इंट्राओकुलर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। ओके, अब हम देख लेते हैं इसके टाइप्स। तो 3 टाइप्स के लिखे हुए हैं, फिजियोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल और वाटर ड्रिंकिंग है। तो जो फिजियोलॉजिकल प्रोवोकेटिव टेस्ट होते हैं ये फिजियोलॉजिकल कंडीशंस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। लाइक डार्क रूम है, यानी अगर कमरे में अंधेरा है तो पीपल की डायलेशन होगी, या प्रोन टेस्ट है, पेशेंट को प्रोन पोजीशन में लेटा देंगे, या प्रोन डार्क रूम है, प्रोन पोजीशन इन अ डार्क रूम है। इन सब के अंदर क्या करते हैं, टेस्ट से पहले और टेस्ट के बाद हम इंट्राओकुलर प्रेशर को देखते हैं, और अगर 8 मिलीमीटर का डिफरेंस आपको देखने को मिले तो वो पॉजिटिव प्रोवोकेटिव टेस्ट को बताता है। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल। तो फार्माकोलॉजिकल के अंदर ड्रग्स यूज करेंगे, टेस्ट से पहले आईओपी मेजर करेंगे। ओके, फिर हम मिड्रेटिक एजेंट यूज़ करते हैं, लाइक 0.5% ट्रोपिकामाइड और बच्चों में ट्रोपिन यूज़ करते हैं, और फिर आईओपी को रिकॉर्ड करेंगे। लास्ट में है वाटर ड्रिंकिंग, जो कि प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा के अंदर करते हैं। ओके, नेक्स्ट है गोनियोस्कोपी। गोनियोस्कोपी में एंटीरियर चैम्बर के एंगल को देखा जाता है, ठीक हो गया। तो इसमें एंटीरियर चैम्बर एंगल की विड्थ को देखा जाता है, जो कि 4 स्ट्रक्चर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, श्वाबी लाइन हो गया, ट्रेबिकुलर मेशवर्क हो गया, स्क्लेरल सपर हो गया, और एंटीरियर सरफेस ऑफ सिलरी बॉडी हो गया। ओके, तो जो गोनियोस्कोपी होती है, नंबर 1 एंटीरियर चैम्बर के एंगल को विड्थ को देखती है। ओके, ठीक हो गया। इसके अलावा सेकेंडरी ग्लोकोमा के अंदर कोई और एब्नॉर्मेलिटीज तो नहीं है, उसको देखती होती है, और ये डिपेंडेंट होती है। गोनियो लेंस हम यूज करते हैं, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। अब इसके वही बताया था कि इसके वैसे 5 ग्रेड होते हैं, ग्रेड 4 से लेकर ग्रेड 0 तक। ग्रेड 4 के अंदर सारे स्ट्रक्चर नजर आएंगे, ग्रेड 3 के अंदर एक नहीं आएगा। ओके, जो ग्रेड 4 और ग्रेड 3 है उनको ओपन एंगल, जबकि 1, 2 को आप क्या कहते हैं, 1 और 2 को आप बोलते हैं नैरो एंगल, जबकि ग्रेड 0 को आप आइरिडोकॉर्नियल कॉन्टैक्ट कहते हैं, क्लोज्ड एंगल विद आइरिडोकॉर्नियल कॉन्टैक्ट। और यहाँ पर पेरिफेरल एंटीरियर साइनिकी होता है। पेरिफेरल एंटीरियर साइनिकी का मतलब है कि जो आइरिस की एंटीरियर पेरिफेरी है वो कॉर्निया की पेरिफेरी से जुड़ गई है आगे से। नेक्स्ट है फंडोस्कोपी। फंडोस्कोपी में आप फंडस को देखते हैं, ऑप्टिक नर्व जो डिस्क की कपिंग वगैरह देखते हैं। ओके, फंडस को एग्जामिन करने के लिए आप तो थर्मोस्कोप या सिलेट लैम्प एग्जामिनेशन करते हैं, विद और विदाउट कॉन्टैक्ट लेंस। अब नॉर्मली ऑप्टिक डिस्क कैसे नजर आती है, अगर आप यहाँ पे देखो नॉर्मली ऑप्टिक डिस्क। ओके, तो जो ऑप्टिक डिस्क होती है वो राउंड या ओवल, राउंड कह लो आप, राउंड इन शेप होती है। अब इसके मजीद 2 पार्ट होते हैं, सेंट्रल पार्ट और पेरिफेरल पार्ट। जो सेंट्रल पार्ट होगा उसको बोलेंगे ऑप्टिक कप, और उसके जो पेरिफेरल पार्ट होगा उसको बोलेंगे न्यूरो रेटिनल रिम। ओके, अब जो ऑप्टिक कप होगा एक फनल शेप डिप्रेशन होती है इन द सेंटर ऑफ ऑप्टिक डिस्क, और यहाँ से क्या गुजरती है, यहाँ से सेंट्रल रेटिनल वेसल गुजरती है, और ये वाइट इन कलर होता है। लेकिन आप न्यूरो रेटिनल रिम के बारे में बात करें तो ये वो एरिया है डिस्क का जो कि कप के मार्जिन और डिस्क के मार्जिन के दरमियान में होता है। ओके, जो न्यूरो रेटिनल रिम रेटिनल नर्व फाइबर से बनती है। ओके, जबकि ऑप्टिक डिस्क कप में रेटिनल वेसल गुजरती है। ठीक हो गया।
अब जो हमारा जो न्यूरो रेटिनल रिम है ये वाला, ये ऑरेंज और पिंक हो सकता है, यूनिफॉर्म विड्थ होती है। फिर इसके बाद ऑप्टिक कप का और ऑप्टिक डिस्क का रेशियो देखते हैं। नॉर्मली ये 0.2 से लेकर 0.7 होता है, ठीक हो गया। इसके बाद हम देख लेते हैं ग्लोकोमा के अंदर क्या ऑप्टिक डिस्क की चेंजेस आती है। तो पहला कुछ नर्व फाइबर लेयर डिफेक्ट होगा, न्यूरो रेटिनल रिम में कोई डिफेक्ट आएगा, ऑप्टिक डिस्क की कपिंग आएगी। पहला देख लेते हैं नर्व फाइबर लेयर डिफेक्ट है। सबसे अर्लीस्ट चेंज यही होता है, नर्व फाइबर लेयर डिफेक्ट है, जिसको आप रेड फ्री लाइट से देखते होते हो। ओके इसके बाद न्यूरो रेटिनल रिम है। न्यूरो रेटिनल रिम ऑरेंज या पिंक होता है, लेकिन ये पेल होना शुरू हो जाएगा और इसकी जो विड्थ शुरू में तो यूनिफॉर्म थी लेकिन कम होती रही आहिस्ता आहिस्ता, तो ये इंडिकेट करता है ग्लोकोमा चल गया है। इसके बाद ऑप्टिक डिस्क की कपिंग है, डैट मीन्स के कप टू डिस्क रेशियो ये बढ़ना शुरू हो गया है। ओके ठीक हो गया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ऑप्टिक डिस्क के अंदर क्या चीज़ है, ऑप्टिक डिस्क के अंदर न्यूरो रेटिनल रिम है और न्यूरो रेटिनल रिम के अंदर नर्व फाइबर है और धागे टूट रहे हैं ग्लोकोमा की वजह से। ठीक हो गया। 0.7 से ज़्यादा या दोनों आइज में 0.2 का डिफरेंस। नेक्स्ट एंड नेजालाइजेशन ऑफ ब्लड वेसल या नेजिलेशन ऑफ ब्लड वेसल है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो ऑप्टिक डिस्क होती है, ऑप्टिक डिस्क की जो ब्लड वेसल है वो नेजल साइड के ऊपर डिस्प्लेस कर जाती है। स्प्लिंटर हैमरेज है, स्पिंडल शेप हैमरेज होते हैं, डिस्क के मार्जिन पे देखने को मिलते हैं ड्यू टू रप्चर ऑफ कैपिलरीज। और लास्ट में पेरी पैपिलरी एट्रोफी है। याद करना कि ये वो चीज़ें हैं जो आपको पैथोलॉजिकल मायोपिया में भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है पेरीमिलिट्री। पेरीमिलिट्री के अंदर आप विजुअल फील्ड डिफेक्ट चेक करते हैं। अब पेरीमिलिट्री का क्या फायदा होता है? नंबर 1 ग्लोकोमा को डायग्नोस करने के लिए और ग्लोकोमा को कंट्रोल करने के लिए कि ग्लोकोमा सही हुआ या नहीं हुआ। अब फील्ड ऑफ विजन क्या होता है? फील्ड ऑफ विजन 3 डायमेंशनल हिल है। ओके ठीक हो गया। अभी थोड़ा बहुत अजीब सी चीज़ें एक्सप्लेन करना शुरू कर रहे हैं। इसको रट्टा मार लेना कि जो नॉर्मल मोनोऑकुलर फील्ड ऑफ विजन है वो सुपीरियरली 50, नेजली 60, 50, 60, 70 और 90 और सेंटर वाला 30 तक रट्टा मार लो। ओके अब विजुअल फील्ड लॉस इन ग्लोकोमा। तो जो विजुअल फील्ड लॉस होता है, विजुअल फील्ड डिफेक्ट होता है ग्लोकोमा के अंदर, तो वो रेटिनल गैंग्लियन सेल की डैमेज की वजह से होता है। रेटिनल गैंग्लियन सेल 3 टाइप के होते हैं, पैरवासेलुलर, ओके, मैग्नोसेलुलर और कॉनीसेलुलर। तो जो पैरवासेलुलर है सबसे ज़्यादा यही होते हैं और इन्होंने कलर विजन वाली इन्फॉर्मेशन देनी है। ओके विजुअल एक्यूटी बनानी होती है। जबकि मैग्नोसेलुलर बड़े बड़े होते हैं, इन्होंने फ्लिकर और मोशन के बारे में बताना है। जबकि कॉनीसेलुलर ने शॉर्ट और ब्लू वेवलेंथ को परसीव करना होता है, ट्रांसमिट करना होता है। लेकिन ग्लोकोमा के अंदर सबसे पहले ये वाले मैग्नो और कोनी वाले उड़ जाते हैं, फिर बाद में पैरवो वाले होते हैं। पैरवो वाले बहुत सारे होते हैं। अब पेरीमिलिट्री के 2 टाइप होती है, काइनेटिक और स्टैटिक होती है। फिर इनके स्टैटिक की भी मजीद टाइप है, स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक, शॉर्ट वेव ऑटोमेटेड और फ्रीक्वेंसी डबलिंग टाइम, जो बहुत ज़्यादा बोरिंग है, इसको एक्सप्लेन मैं नहीं कर रहा। अब ग्लोकोमेटस विजुअल फील्ड डिफेक्ट, कौन कौन से विजुअल फील्ड डिफेक्ट होते हैं? तो विजुअल फील्ड क्या होती है? वो एरिया जो हम देखते होते हैं। स्कोटोमा क्या होता है? एक होता है फिजियोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट, एक होता है पैथोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट। तो जो स्कोटोमा होता है रिलेटिव पार्शियल भी हो सकता है, एब्सोल्यूट डिफेक्ट इन द फील्ड ऑफ विजन भी हो सकता है। रिलेटिव के अंदर लाइट की सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी और एब्सोल्यूट के अंदर रिलेटिव के अंदर कम होगी लाइट की सेंसिटिविटी, लेकिन एब्सोल्यूट के अंदर तकरीबन लाइट की परसेप्शन खत्म हो जाएगी। नो लाइट परसेप्शन, नो पीएल। ओके अब विजुअल फील्ड डिफेक्ट को मजीद 3 में डिवाइड करते हैं, अर्ली, इंटरमीडिएट और लेट या मॉडरेट। तो जो अर्ली है इसका निमोनिक है प्रेप्स। पहला पैरासेंट्रल स्कोटोमा, R फॉर रॉइन नेजल स्टेप, I फॉर आइसोलेटेड पैरासेंट्रल नेजल स्कोटोमा, B फॉर बेरिंग ऑफ ब्लाइंड स्पॉट, S फॉर क्या होगा? सीडल स्कोटोमा। जबकि मॉडरेट के अंदर BPR, B फॉर बेजिरम या आर्कुएट स्कोटोमा, P फॉर पेरिफेरल ब्रेक थ्रू पेरिफेरल डिप्रेशन, R फॉर रिंग स्कोटोमा जिसको डबल आर्कुएट स्कोटोमा कहते हैं। और एडवांस के अंदर सेंट्रल टेम्पोरल आइसलैंड्स, सेंट्रल आइसलैंड या आइलैंड्स, टेम्पोरल आइसलैंड्स देखने को मिलते होते हैं। इनको रट्टा मार लो, इनकी डिस्क्रिप्शन अभी बेशक याद ना करो। इसके बाद चलते हैं इमेजिंग टेक्निक। जो पेरीमिलिट्री होती है उस वक्त या उस विजुअल फील्ड को पता लगाती है जब 40% गैंग्लियन सेल की डेथ होती है, लेकिन अगर 40 से कम है तब हम इमेजिंग टेक्निक करते हैं, तब हम पेरीमिलिट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। तो कौन कौन सी होती है? पहला है ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी होती है, इसके नाम को रट्टा मार लेना। दूसरा है कॉनफोकल स्कैनिंग लेजर पोलैरोमेट्री, इसके दूसरे नाम को देख लेना, हीडलबर्ग रेटिनल टोमोग्राफी वगैरह कहते हैं। इसके अंदर 670 वाली यूज होती है, जबकि यहाँ पर 815 डायोड लाइट यूज होती है। इनकी वेवलेंथ को देख लेना, यहाँ पे 780 की होती है। ओके ठीक हो गया। और जो स्कैनिंग लेजर होती है कहते हैं कि सबसे पहले यही पता लगा लेती है। नेक्स्ट है अल्ट्रासाउंड वाली होती है। तो अल्ट्रासाउंड वाली एंगल को देखने के लिए इस्तेमाल होती है, पैकीमिलिट्री कोर्निया की थिकनेस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है, और स्टीरियो डिस्क फोटोग्राफी, ओके,
तो ये भी एक अल्टरनेटिव ऑप्शन होता है। ठीक हो गया, ऑप्टिक डिस्क की इमेजिंग के लिए हम देखते होते हैं। ओके, तो जो ऑप्टिकल वाली है ये हमें पता लगाती है किसकी, ऑप्टिक नर्व हेड की और रेटिनल थिकनेस की, जबकि ये वाली होती है ये भी ऑप्टिक नर्व और रेटिनल थिकनेस, स्पेसिफिकली पेरीपेपिलर, जबकि ये नर्व फाइबर की डैमेज को पता लगाने के लिए इस्तेमाल होती है। अब हम आते हैं डिजीज़ की तरफ। तो पहला है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा। प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा बायलैटरल होता है, ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है, एसिमेट्रिक होता है, 5 चीज़ें होती है। ओके, नंबर 1 ग्लोकोमा है तो इंट्राओकुलर प्रेशर 21 से ज़्यादा होगा। ग्लोकोमेटस ऑप्टिक डिस्क की कपिंग होती है, विजुअल फील्ड डिफेक्ट होगा लेकिन एंगल नॉर्मल होगा और कोई सेकेंडरी चेंजेस नहीं है, प्राइमरी है। ठीक है, अब इसके रिस्क फैक्टर को देख लो। हेरिडेटरी भी होता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को रट्टा मार लो, ओल्डर इंडिविजुअल में होता है, ब्लैक्स में ज़्यादा कॉमन होता है, इसको भी छोड़ दो, फैमिली हिस्ट्री है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो है मायोप्स में होता है, डायबिटीज मेलाइटस है, सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, इन 2 कंडीशन के अंदर होता है, इसको रट्टा मार लेना। और स्टीरॉइड्स के अंदर होता है, खासतौर पर 6 महीने से ज़्यादा यूज़ कर लिया है। अब मैकेनिज्म ऑफ एलिवेशन ऑफ आईओपी है। तो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा के अंदर क्या होता है कि रेजिस्टेंस बढ़ जाती है ड्यू टू लॉस ऑफ ट्रेबिकुलोसाइट। ट्रेबिकुलोसाइट क्या होते हैं, ऐसे सेल जो कि ट्रेबिकुलर मैशवर को लाइन करते हैं, जिनको गोनियोसाइट्स भी कहते हैं। और जब ये खत्म हो जाते हैं तो इनकी जगह पर एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल आ जाएगा इंटर ट्रेबिकुलर स्पेसेस के अंदर। जब ट्रेबिकुलोसाइट खत्म हो जाती है तो मैशवर की हाइड्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रेबिकुलर स्पेसेस का डायमीटर कम हो जाता है और इनकी जगह पर एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल डिपॉजिट हो जाएगा। इन शॉर्ट रेजिस्टेंस बढ़ जाती है टू द आउटफ्लो। क्लिनिकल फीचर की तरफ आते हैं तो ये पेनलेस प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ विजन होता है, बायलैटरल होता है। ओके, जनरली एसिम्प्टोमेटिक होता है लेकिन पेशेंट में निक्टेलोपिया हो सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रेस बायोपिक ग्लासेस, प्रेस बायोपिक मतलब कि एजिंग की वजह से दूर की नहीं बल्कि नज़दीक की नज़र खराब होना शुरू हो गई है। साइंस क्या होते हैं, साइन वही हो गए कि जो हमने पहले पढ़ लिया, इंट्राओकुलर प्रेशर ज़्यादा होगा, ग्लोकोमेटस ऑप्टिक डिस्क की कपिंग है, विजुअल फील्ड डिफेक्ट होगा, एंगल ओपन है, कोई सेकेंडरी चेंजेस नहीं है, फ्लक्चुएशन हो सकती है। ओके, फ्लक्चुएशन अभी हमने 5 तक कहा था कि 5 से अगर ऊपर हो जाए तब ये हमें बता देगी। 5 से ऊपर हो तो ये सस्पिशियस होती है और 8 से ज़्यादा हो तो ये डायग्नोस्टिक होती है। ग्लोकोमा में ये डायगोनल वेरिएशन है। ओके, ठीक हो गया। डायग्नोसिस के लिए वही 3 चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, 21 का आपने रट्टा मार लेना है। ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं। ओके, तो जो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा का जो मेन है टारगेट है वो इंट्राओकुलर प्रेशर को मेंटेन करना है ताकि ऑप्टिक नर्व के फाइबर को नुकसान ना पहुंचे, ऑप्टिक डिस्क की कपिंग ना हो, विजुअल फील्ड डिफेक्ट ना हो। तो उसके 3 टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं, मेडिकल, सर्जिकल और लेजर। मेडिकल के अंदर आप ड्रग्स यूज़ करते हैं, मेनली यही किया जाता है। लेजर के अंदर आर्गोन लेजर ट्रेबिकुलोप्लास्टी और सिलेक्टिव लेजर ट्रेबिकुलोप्लास्टी, और सर्जिकल के अंदर ट्रेबिकुलेक्टमी और नॉन पेनिट्रेटिंग ग्लोकोमा सर्जरी आ जाती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम इनसे मेडिकल थेरेपी से। तो पहला है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होती है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा के लिए, जबकि मियोटिक्स वाले ये इस्तेमाल होते हैं किसके लिए, एंगल क्लोजर ग्लोकोमा के लिए। ओके, तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होती है उसमें कौन कौन सी है, लेटानोप्रोस्ट, ट्रेवोप्रोस्ट, बिमेटोप्रोस्ट, टेफ्लोप्रोस्ट होती है। एक दिन में एक ड्रॉप देना है और ये यूवियो सेक्लरल रूट से आउटफ्लो को बढ़ा देते हैं। साइड इफेक्ट में क्या है, आइरिस की हाइपर पिगमेंटेशन, सिस्टोइड मैकुलर एडिमा, आईलैशेस की थिकनिंग होती है और कंजक्टिवल हाइपरीमिया हो सकता है। बीटा ब्लॉकर क्या करती है, बीटा ब्लॉकर ने प्रोडक्शन को कम कर देना है लेकिन रात को यूज़ नहीं करते क्योंकि मजीद परफ्यूजन प्रेशर को कम कर देती है। इसमें टीमालोल, लीवोबुनालोल, बिटेक्सालोल, कैटिलोल है। ठीक है, तो एक दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करना है, लेकिन इनकी वजह से बीटा ब्लॉकर है तो ये ब्रोंकोस्पाज्म, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट ब्लॉक करवा देती है। अल्फा 2 एगोनिस्ट सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस होती है। ओके, अब ये करते क्या है, इन्होंने दोनों कामों के जरिए इन्होंने सिक्रीशंस को भी कम कर देना है, इन्होंने ड्रेनेज को भी बढ़ा देना है यूवियो सेक्लरल आउटफ्लो से। इसके अंदर एप्राक्लोनिडीन और ब्रीमोलिडीन आता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है, इसमें टोर्सोलामाइड है, इसने प्रोडक्शन को कम कर देना है। ठीक है, मियोटिक्स ने क्या करना है, मियोटिक्स ने ट्रेबिकुलर मैशवर्क से आउटफ्लो को बढ़ा देना है। इसमें पाइलोकार्पिन और कार्बाकोल है। इनकी वजह से क्या हो सकता है, मियोसिस हो सकती है, स्पाज्म हो सकता है एकोमोडेशन का, जिसकी वजह से फ्रंटल हेडेक हो सकता है। जो एड्रीनर्जिक ड्रग होती है उन्होंने आउटफ्लो को बढ़ा देना है, एक्वस आउटफ्लो को बढ़ा देना है बीटा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हुए। तो ये फर्स्ट चॉइस होती है अगर किसी पेशेंट को पल्मोनरी डिजीज है जहाँ पे बीटा ब्लॉकर हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक हो गया, तो ये क्या करती है, आउटफ्लो को भी बढ़ा देती है और प्रोडक्शन को भी कम कर देती है। इसमें एपिनेफ्रिन, डिपिनेफ्रिन आ जाती है। ठीक हो गया,
इसके बाद हम आगे चलते हैं, कंबाइंड प्रिपरेशन है। कंबाइंड प्रिपरेशन में हमेशा पहले टिमोलोल आएगा, इसके साथ लेटानोप्रोस्ट मिला सकते हैं, डोर्सोलामाइड मिला सकते हैं और ब्रीमोनिडीन मिला सकते हैं। नेक्स्ट है लेजर ट्रेबिकुलोप्लास्टी, इस वक्त यूज़ करते हैं जब मेडिकल ट्रीटमेंट फारिग हो गया है। तो इसके दो टाइप्स होती है, आर्गोन लेजर और सिलेक्टिव लेजर। आर्गोन में क्या करते हैं, 50 डिस्क्रीट लेजर बर्न्स देते हैं, ठीक हो गया, एंटीरियर पार्ट ऑफ ट्रेबिकुलर मशवर्क और 180 डिग्री पर ऑपोजिट एंगल पे दे रही है। इससे एक्वस आउटफ्लो बढ़ जाएगा और इंट्राओकुलर प्रेशर 8 से लेकर 10 मिलीमीटर तक कम हो सकता है। लेकिन जो सिलेक्टिव वाला है ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। इसमें 532 मिलीमीटर फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं, उसको डबल कर दो तो 1064 हो जाएगा। क्यू स्विच ND-YAG, ये पूरा लेजर का नाम है, इसको रट्टा मार लेना। तो ये मेलानिन पिगमेंट को टारगेट करती है, जो कि ट्रेबिकुलर मशवर्क के सेल्स के अंदर आपको देखने को मिलता है। नॉन पिगमेंटेड सेल को नहीं छेड़ती, जबकि ये पूरे ट्रेबिकुलर मशवर्क को डिस्ट्रॉय करती थी। सर्जिकल के अंदर ट्रेबिकुलेक्टमी आ सकता है और नॉन पेनिट्रेटिंग ग्लूकोमा सर्जरी है। सबसे बेस्ट है वो ट्रेबिकुलेक्टमी है। ट्रेबिकुलेक्टमी में एक फिस्टुला क्रिएट करते हैं। ओके, किस तरह से फिस्टुला क्रिएट करते हैं, सुपरफिशियल स्क्लेरल फ्लैप लेते हैं, जिसकी वजह से एक फिस्टुला क्रिएट होता है। जो एक्वस आउटफ्लो है एंटीरियर चैम्बर से होता हुआ, कोर्नियो स्क्लेरल ओपनिंग से होता हुआ सब कंजक्टिवल और सब टीनोन स्पेस में चला जाएगा। ट्रेबिकुलेक्टमी के साथ हम एंटी स्कारिंग माइटोमाइसिन भी यूज़ करते हैं, खासतौर पर जिसमें पहले सर्जरी फेल हो चुकी है, सेकेंडरी ग्लूकोमा है। तो ट्रेबिकुलेक्टमी कब करते हैं, जब मेडिकल ट्रीटमेंट सही तरह नहीं हो पा रहा, या नॉन कंप्लायंस है, या साइड इफेक्ट है मेडिसिन के। दूसरा है नॉन पेनिट्रेटिंग। नॉन पेनिट्रेटिंग के अंदर क्या होता है, नॉन पेनिट्रेटिंग का मेन फायदा ये है कि इसे हाइपोटोनी और उसकी कॉम्प्लिकेशन नहीं हो पाती, लेकिन इसमें यह होता है कि इंट्राओकुलर प्रेशर को आप ज़्यादा कम नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई ट्रेबिकुलेक्टमी ज़्यादा अच्छी है। इसकी मजीद दो टाइप होती है, डीप स्क्लेरेक्टमी विद और विदाउट कोलेजन इम्प्लांट और विस्को एनालोस्टमी। नेक्स्ट है प्राइमरी एंगल क्लोयर ग्लूकोमा, ये भी बायलैटरल है। इसमें इंट्राओकुलर प्रेशर ज़्यादा होगा, लेकिन एंगल के क्लोयर की वजह से होगा, स्पेसिफिकली बाय द पेरिफेरल आइरस। अब इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर को देख लेते हैं। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर एनाटॉमिकल फैक्टर और जनरल फैक्टर है। जनरल फैक्टर बेकार है, एनाटॉमिकल फैक्टर को देख लेते हैं। तो ये वाला हाइपरोपिया में देखने को मिलता है, ओके, जबकि पहले वाला मायोपिया में था। कॉर्नियल डायमीटर अगर ये कम हो तब आपको देखने को मिल सकता है। आइरस लेंस डायफ्राम एंटीरियर चैम्बर की डेप्थ, यानी कुछ एनाटॉमिकल फैक्टर है। हाइपरोपिया को जरूर याद रखना है। अब ये प्रेसिपिटेट कैसे होता है, ये प्रेसिपिटेट जब होगा जब प्यूपिल की मिड डायलेशन होती है, जब लेंस और आइरिस का आपस में कॉन्टैक्ट होगा, ठीक हो गया। तो जब होगा लाइक डिम एल्यूमिनेशन है, इमोशनल स्ट्रेस है, या मिड्रेटिक ड्रग्स होती है। अब इसकी 5 स्टेजेस है, लेटेंट, सब एक्यूट, एक्यूट, क्रॉनिक और एब्सोल्यूट है। पहला है प्राइमरी, ओके, प्राइमरी एंगल क्लोजर सस्पेक्ट, या जिसको आप लेटेंट कह सकते हैं, ओके। इसमें सिम्टम फ्री होता है, इसमें कोई खास चीज़ नहीं है। बाकी गोनियोस्कोपी में आपको ग्रेड 1 से लेकर 2 तक देखने को मिल सकता है। प्रोवोकेटेड टेस्ट पॉजिटिव होते हैं, बाकी बेकार है। प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट होता है। प्रोफाइलैक्टिक में दो रट्टा मार लेना, कौन से दो प्रोफाइलैक्टिक होते हैं जो हमने एक्यूट में भी करने हैं। प्रोफाइलैक्टिक के अंदर लेजर आइरिडोटमी होता है और सर्जिकल एरिडेक्टमी होता है। पेरिफेरल सर्जिकल एरिडेक्टमी और लेजर आइरिडोटमी होता है। नेक्स्ट है सब एक्यूट या इंटरमीडिएट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। अब इसमें होता है क्या है, इसमें पूरा मैकेनिज्म बताइए। तो ये मैकेनिज्म को समझना है, पहले फिजियोलॉजिकल मिड्रेसेस होती है, लाइक डिम लाइट है, डार्क रूम है, इमोशनल अपसेट है, या ड्रग्स ली है जिसकी वजह से मिड डायलेशन हो गई है। मिड डायलेशन की वजह से मिड पेरिफेरल आइरस वो भी रिलैक्स हो जाता है। मिड डायलेशन ऑफ प्यूपिल की वजह से आइरस और लेंस का कॉन्टैक्ट बढ़ जाएगा। रिलेटिव प्यूपिलरी ब्लॉकेट होता है, पार्शल होता है, यानी उसकी वजह से क्या होगा, पोस्टीरियर चैम्बर में एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन एक्युमुलेशन होती है, जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा पोस्टीरियर चैम्बर में। जब ज़्यादा हो जाएगा तो वो फ्लेक्सिबल आइरस को आगे की तरफ धकेलेगा। दिस इज कॉल्ड आइरस बॉम्बे, और इसकी वजह से मैकेनिकल एंगल ब्लॉकेट हो जाता है, ओके, और इंट्राऑकुलर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर इंट्राऑकुलर प्रेशर को कम कर दे, लाइक ब्राइट लाइट कर दे या स्लीप इंड्यूस कर दे, तो उसकी वजह से तमाम प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर खत्म हो गया है। अब इसके क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं, तो इसमें क्या होता है, ब्लड, विजन, हेलोस और माइल्ड पेन होता है। ये सब एक्यूट है, ठीक हो गया। जो फिजियोलॉजिकल मिड्रेसेस होती है वो 40 से लेकर 45 तक बढ़ा देगी। जब अटैक होता है तो आइज़ में सडन बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। चाहे इसका क्लिनिकल फीचर यही वाले रट्टा मार लेना आप। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ड्यूरिंग अटैक में हम क्या यूज़ करते हैं, पाइलोकार्पिन। लेकिन आफ्टर अटैक तो आप क्या करेंगे, प्रोफाइलैक्सिस, लाइक पेरिफेरल लेजर आइरिडोटमी या पेरिफेरल सर्जिकल एरिडेक्टमी। इसके बाद एक्यूट प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, यहाँ पे वॉजर ट्रायड भी होता है। इसमें इंट्राऑकुलर प्रेशर ज़्यादा होगा ड्यू टू सडन क्लोजर ऑफ एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर, ओके। मैशवर्क की ब्लॉकेट होती है बाय आइरस, सडन एक्यूट है, और ठीक हो गया। सेम मैकेनिज्म है, लेकिन यहाँ पर जो इंट्राऑकुलर प्रेशर है वो वापस नहीं आता, फिजियोलॉजिकल फैक्टर से वापस नहीं आता, ठीक हो गया। ये फिजियोलॉजिकल फैक्टर थे जो वापस लाते थे।
अब जो हाई प्रेशर होता है वो आइरिस के स्ट्रक्चर की स्कीमिया कराता है, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से आपको इंटीरियर सेगमेंट में इन्फ्लेमेशन के साइन देखने को मिलते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा इंटीरियर सेगमेंट के इन्फ्लेमेशन के साइन। सिम्टम को देखते हैं, पेन होगा आइस के अंदर और पेरी ओकुलर रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होगा, खासतौर पर एक्यूट होता है, दूसरी साइड पर भी रेफर कर जाता है। नेक्स्ट है परसेप्शन ऑफ हेलोस। ओके, तो जो हेलोस देखने को मिलते हैं क्योंकि कॉर्नियल एपिथेलियम का एडिमा होता है, लाइट की डाइफ्रैक्शन होती है, लाइट 2 से 3 सेगमेंट में टूट जाती है, जिसकी वजह से कलर्ड रिंग्स नजर आते हैं अराउंड द लाइटेड बल्ब। ओके, इसके बाद विजुअल डिटोरिएशन है ड्यू टू कॉर्नियल एडिमा, नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है, रेडिनेस है, इंटरमिटेंट अटैक और हेलोस हो सकते हैं। साइंस की तरफ आते हैं, विजुअल एक्यूटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक हो गया, खासतौर पर लाइट की परसेप्शन कम हो जाती है। अब वही ग्लोकोमा वाली चीज़ें हैं, इंट्राओकुलर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा हो जाता है। अब हम आइज़ के ऊपर पढ़ते हैं, कंजक्टिवा में क्या होगा, रेडनेस और कंजेशन देखने को मिलती है। ओके, ये कंजेशन क्यों होती है, ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर, इंट्राओकुलर प्रेशर और स्कीमिया ऑफ एंटीरियर सेगमेंट इन्फ्लेमेशन। ठीक हो गया, कि आइरिस का स्कीमिया था जिसकी वजह से इंटीरियर सेगमेंट की इन्फ्लेमेशन हो गया, उसकी वजह से कंजेशन होती है। कॉर्निया में क्या होगा, कॉर्निया का भी एडिमा होता है बाय एंडोथेलियल डिकम्पनसेशन है, एंटीरियर चैम्बर शैलो होगा। जब पढ़ेगी कॉन्जेनिटल ग्लोकोमा तो उसके अंदर एंटीरियर चैम्बर शैलो नहीं होगा, डीप होगा। ओके, यहाँ पे पेरिफेरल आइरिडोकॉर्नियल कॉन्टैक्ट होता है, एक्वस फ्लेयर भी देखने को मिल सकता है। प्यूपिल क्या होगा, प्यूपिल वर्टिकली ओवल होगा, इस तरह से ओवल होगा, फिक्स्ड होगा सेमी डायलेटेड पोजीशन में ड्यू टू स्कीमिया ऑफ स्फिंक्टर प्यूपिलाई। स्फिंक्टर प्यूपिलाई आइरिस का मसला है, लाइट को और एकोमोडेशन दोनों को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा स्फिंक्टर प्यूपिलाई वगैरह। आइरिस की सरफेस क्या होगी, वाइटिश एट्रोफिक पैचेस बनना शुरू हो जाएंगे, सारी चीज़ें स्कीमिया की वजह से है। लेंस में ग्लोकोमोफ्लेक्शन देखने को मिलेगी। दीज आर द एंटीरियर सब कैप्सुलर ओपेसिटीज, बाकी वही सेम चीज़ें जो आपको ग्लोकोमा में देखने को मिलती है। अब इसका डायग्नोसिस क्या होगा, आईओपी तो ज़्यादा है, इसके अलावा गोनियोस्कोपी में एंगल क्लोजर देखने को मिलेगा, विजुअल एक्यूटी कम है, ठीक है, पेरिमिलिट्री है, लेकिन जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो हेजीनेस ऑफ कॉर्निया, कॉर्नियल एडिमा हो गया, एंटीरियर चैम्बर शैलो है। ओके, प्यूपिल वर्टिकली ओवल सेमी डायलेटेड है और फिक्स्ड है, अनरिस्पॉन्सिव है, ऑप्टिक डिस्क का हाइपरीमिया आपको देखने को मिल सकता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगा, तो उसका निमोनिक है H11, H4 होगा हाइपरटेंसिव यूवाइटस क्योंकि एक्वस फ्लेयर भी हो रहा है, L4 लेंस इंड्यूस एंगल क्लोजर ग्लोकोमा, मैलिग्नेंट ग्लोकोमा, न्यू वास्कुलर ग्लोकोमा, H11 इसको रट्टा मार लेना। ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट है ये है कि पहले एक्यूट अटैक को ठीक करना, फिर फ्यूचर अटैक को प्रिवेंट करना इन द अफेक्टेड आई, और फेलो आई के अंदर प्रोफाइलैक्सिस करना। वैसे दोनों में प्रोफाइलैक्सिस है, तो प्रोफाइलैक्सिस के अंदर लेजर आइरिडोटमी और ट्रेबिकुलेक्टमी है। लेजर आइरिडोटमी कब करते हैं, जब ओपन हो, लेकिन जब क्लोज्ड हो तो ट्रेबिकुलेक्टमी करते हैं, ट्रेबिकुलर मैशवर को ओपन कर देती है। प्रिवेंशन के अंदर जो फेलो आई है उसमें पेरिफेरल लेजर आइरिडोटमी या सर्जिकल आइरिडेक्टमी वगैरह कर देते हैं। ओके, ठीक हो गया। अब हमारा है मेन कंट्रोल ऑफ एक्यूट अटैक, तो एक्यूट अटैक के अंदर क्या करते हैं, इसका निमोनिक है गैमा, G4 ग्लिसरॉल, A4 एस्ट्राजोलामाइड, M4 मैनिटोर एनाल्जेसिक एंटीमाइटिक यूज़ करते हैं, ये सिस्टेमिक है। जबकि टॉपिकल के अंदर पाइलोकार्पिन यूज़ करते हैं, फर्स्ट लाइन है, बीटा ब्लॉकर है, अल्फा 2 एगोनिस्ट है, टॉपिकल कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर और स्टीरॉइड्स यूज़ करते हैं ताकि इन्फ्लेमेशन को कम कर सके। वैसे स्टीरॉइड भी ग्लोकोमा को बढ़ा देते हैं। इसके बाद है क्रॉनिक एंगल क्लोजर ग्लोकोमा, तो क्रॉनिक है तो ये सेकंड या थर्ड स्टेज में आपको देखने को मिलता है, जिसमें एंटीरियर साइनिकी की फॉर्मेशन परसिस्ट रहती है। ओके, अब ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका ट्रीटमेंट मेडिकल सर्जिकल वगैरह ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद एब्सोल्यूट ग्लोकोमा है, एब्सोल्यूट ग्लोकोमा ये एंड स्टेज होती है, पेनफुल या पेनलेस हार्ड ब्लाइंड आई है, आई फुल ब्लाइंड हो गई है। विजुअल एक्यूटी में NPL है, नो परसेप्शन ऑफ लाइट, IOP रेस्ट होता है, पेनफुल या पेनलेस दोनों हो सकती है, सिलरी कॉन्जेशन है। सेम चीज़ें आपको देखने को मिल रही है जो आपने एक्यूट के अंदर पढ़ी है। ट्रीटमेंट क्या है, एंटी ग्लोकोमा ड्रग्स किसी काम के नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो रिट्रोबल्बर अल्कोहल इंजेक्शन है ताकि पेन को रिलीव कर सके। साइक्लो क्रायोथेरेपी है, क्रायो अप्लाई करते हैं सिलेरी बॉडी पर। ओके, तो ये सिलेरी प्रोसेस को नुकसान कर देता है, सिलेरी प्रोसेस को उड़ा देता है, यानी प्रोडक्शन कम से कम होगी। डायोड लेजर एब्लेशन है, फिल्ट्रेशन ऑपरेशन है और ई न्यूक्लिएशन ऑफ आई बाल है जब पेन किसी चीज़ से भी कंट्रोल नहीं हो रहा। इसके बाद है सेकेंडरी ग्लोकोमा। सेकेंडरी ग्लोकोमा में क्या है, सेकेंडरी ग्लोकोमा जो किसी और डिजीज़ की वजह से हो सकता है, तो कॉर्निया का डिजीज़ है, यानी पहले फाइब्रस लेयर के डिजीज़ से स्टार्ट करना है कॉर्निया, फिर आइरिस का डिजीज़ है, फिर लेंस के डिजीज़ है, फिर इसके बाद सूडो एक्सोफोलिएटिव ग्लोकोमा है, ग्लोकोमा कैप्सुलरी है, ब्लड की वजह से है, ऑपरेशन के बाद है, ट्यूमर ट्रॉमा की वजह से है, स्टीरॉइड्स की वजह से है और एपिसेक्लेरल वीनस प्रेशर के ज़्यादा होने की वजह से है। ओके,
तो पहला है कॉर्नियल अल्सर। कॉर्नियल अल्सर परफोरेटेड या नॉन परफोरेटेड। जो नॉन परफोरेटेड है इन सब में ट्रेबिकुलर मेशवर्क का आपने रट्टा मारना है। तो नॉन परफोरेटेड के अंदर एक्सुडेट होता है एंटीरियर चैम्बर में, जिसकी वजह से ग्लोकोमा होगा। लेकिन परफोरेटेड अल्सर के अंदर एंकल की ऑब्स्ट्रक्शन होती है ड्यू टू कोलैप्स ऑफ एंटीरियर चैम्बर। ओके, परफोरेशन हो गया जिसकी वजह से एंटीरियर चैम्बर कोलैप्स हो गया है, पेरिफेरल एंटीरियर साइनिकी की फॉर्मेशन हो गया है। इसके बाद आइरस रिलेटेड है, तो इसमें इन्फ्लेमेटरी ग्लोकोमा, पिगमेंटरी ग्लोकोमा और नियोवास्कुलर ग्लोकोमा है। इन्फ्लेमेटरी ग्लोकोमा आइरिडोसाइक्लाइटिस में होता है, तो इसमें डिफरेंट मैकेनिज्म है। नंबर 1, ट्रेबिकुलर मेशवर्क की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है इन्फ्लेमेटरी एक्सिडेट से। ट्रेबिकुलर मेशवर्क का डीमा हो सकता है ट्रेबिकुलाइटिस की वजह से। प्यूपिलरी ब्लॉक हो सकता है ड्यू टू एनुलर और पोस्टीरियर साइनिक की फॉर्मेशन है। ओके, एनुलर 360 डिग्री, पोस्टीरियर साइनिक की फॉर्मेशन है। ट्रेबिकुलर स्कारिंग की वजह से हो सकता है या स्टीरॉइड्स की वजह से हो सकता है। इसके बाद है पिगमेंटरी ग्लोकोमा। इसमें कुकनबर्ग स्पिंडल्स बनते हैं। सेकेंडरी ओपन एंगल ग्लोकोमा है। ओके, ट्रेबिकुलर ऑब्स्ट्रक्शन होती है बाय द डेपोजिशन ऑफ पिगमेंट, यानी आइरस की पिगमेंटेड एपिथेलियम से चीज़ें प्रोड्यूस होती है, कॉर्निया को डेपोजिट करना शुरू कर देती है। इसके बाद न्यू वास्कुलर है। न्यू वास्कुलर ओपन एंगल के अंदर आता है। इसके अंदर होता यह है कि रेटिना का इस्कीमिया है, जिसकी वजह से वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस होता है, तो वो आइरस की न्यू वास्कुलराइजेशन करवा देता है। अब इसकी वजह क्या है? इस्कीमिया करवाना है, तो इस्कीमिक सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लियन, डायबिटिक रेटिनोपैथी। अच्छा, इसका निमोनिक मैंने बनाया हुआ है BCD, ब्रांच रेटिनल वेन ओक्लियन। C फॉर क्रॉनिक इंट्राओकुलर इन्फ्लेमेशन है। D फॉर डायबिटीज मेलाइटस। ओके, E फॉर ईल सिंड्रोम। I फॉर इंट्राओकुलर ट्यूमर और सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लियन। ये तो रट्टा ही मारना है, सबसे मेन वही है। अब ग्लोकोमा होता है क्या है? न्यू वास्कुलर ट्यूमर की वजह से एंगल ब्लॉक हो गया, या न्यू वेसल से प्रोटीन या न्यू वेस्कुलर टिश्यू की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एंगल क्लोज हो गया। दैट इज वाई कि ओपन और नैरो दोनों के अंदर आता है। इसके बाद फेकोजेनिक लेंस इंड्यूस है। लेंस की वजह से 4 टाइप के ग्लोकोमा होते हैं: फेकोमॉर्फिक, फेकोलिटिक, फेकोटॉक्सिक और प्यूपिलरी ब्लॉक। फेकोमॉर्फिक जो फेकोलिटिक है वो प्यूपिलरी ब्लॉक है, ये हमारे कौन से होते हैं? अच्छा सॉरी, फेकोमॉर्फिक और प्यूपिलरी ब्लॉक ये हमारे क्लोज्ड एंगल है, बाकी दोनों ओपन एंगल होते हैं। फेकोमॉर्फिक के अंदर क्या होता है? इमेच्योर या मैच्योर कैटरेक्ट वाला लेंस होता है, फूल गया है, स्वेलन हो गया है, तो वो बैक ऑफ आइरस को पुश करता है। प्यूपिलरी ब्लॉक होता है आइरस बॉम्बे और मैकेनिकल एंगल ब्लॉक। फैकोलिटिक के अंदर हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट में से प्रोटीन निकलती है, वो प्रोटीन की फेगोसाइटोसिस होती है मैक्रोफेजेस से, और वो ब्लॉक कर देते हैं ट्रेबिकुलर मेशवर्क को। फेकोटॉक्सिक के अंदर क्या होता है? लेंस की प्रोटीन निकलती है रप्चर ऑफ लेंस कैप्सूल की वजह से, फिर इसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है, यानी यहाँ पर इन्फ्लेमेटरी सेल और लेंस प्रोटीन ने एंगल को ब्लॉक कर दिया। और प्यूपिलरी ब्लॉक ग्लोकोमा के अंदर क्या है? तो प्यूपिलरी ब्लॉक के अंदर क्या होता है? इसमें जो डिसलोकेटेड लेंस होता है उसकी इनकार्सिलेशन होती है प्यूपिल में। नेक्स्ट है सूडो एक्सफोलिएटिव। सूडो एक्सफोलिएटिव के अंदर अमाइलॉइड लाइक डेपोजिशन होती है, ग्लोकोमा कैप्सुलरी भी कहते हैं। यहाँ पर ट्रेबिकुलर मेशवर्क ऑब्स्ट्रक्शन होती है बाय डेपोजिशन ऑफ एक्सफोलिएटेड मटेरियल इन द एंगल। ठीक है, इसके बाद हिमेटोजिनस है। इसमें रेड सेल, हिमोलिटिक और घोस्ट सेल है। जो रेड सेल ग्लोकोमा होता है ये फ्रेश हाइफीमा की वजह से होता है। फ्रेश हाइफीमा का मतलब है ब्लड इन द इंटीरियर चैम्बर है, जिसमें ट्रेबिकुलर मेशवर्क की ब्लॉकेट होती है बाय RBCs। हिमोलिटिक के अंदर मैक्रोफेजेस आना शुरू हो जाते हैं जिन्होंने RBC को पकड़ के खा गया है। और घोस्ट सेल ग्लोकोमा विट्रस हेमरेज में होता है 2 हफ्ते के बाद, यानी इसकी ये यानी रेड सेल की वजह से हिमोलिटिक हुआ, हिमोलिटिक की वजह से ये हो जाएगा। फिर RBC की डीजनरेशन होती है, तो सेफेरिकल खाकी कलर्ड लिखा हुआ है, यानी घोस्ट सेल्स होती है वो इंट्रैप हो जाती है किसके अंदर? एंटीरियर चैम्बर के अंदर। जो घोस्ट सेल्स होती है वो विट्रस से आती है लेकिन एंटीरियर चैम्बर में घुस जाती है, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन कराते हैं किसके? ट्रेबिकुलर मेशवर्क की। इसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव है। पोस्ट ऑपरेटिव में 2 आते हैं, एफेकिक और मैलिग्नेंट है। एफेकिक ICCI इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन में होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? मैकेनिकली एंगल की ब्लॉकेड हो सकती है ड्यू टू रिटेन्ड लेंस मैटर है, या विट्रस की वजह से प्यूपिल की ब्लॉकेड है, या कॉर्टिकोस्टेरॉइड का ज़्यादा यूज़ कर लिया है कैटरेक्ट सर्जरी के बाद। इसके बाद मैलिग्नेंट या सिलेरी ब्लॉक ग्लोकोमा है। ये ग्लोकोमा या कैटरेक्ट सर्जरी की वजह के बाद में देखने को मिल सकता है। ठीक हो गया। तो इसमें क्या होता है? इसमें एक्वस फ्लो की ब्लॉकेड होती है एट द सिलेरी प्रोसेस ऑफ सिलेरी बॉडी। सिलेरी प्रोसेस के लेवल पे ही ऑब्स्ट्रक्शन है। डेट इज वाई कि जो एक्वस होता है वो विट्रस में जाना शुरू कर देता है। ओके, और जो उसको विट्रस में जाना शुरू कर देगा तो वो प्यूपिल की तरफ प्रोजेक्ट कर जाएगा। प्यूपिल की ब्लॉकेड होती है, आइरस बॉम्बे और एंगल क्लोजर होता है। ट्यूमर्स में रेटिनोब्लास्टोमा और मैलिग्नेंट मेलानोमा है। ठीक है, जो मैलिग्नेंट मेलानोमा होता है या रेटिनोब्लास्टोमा है, ये किस तरह से कर सकती है? मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन करा सकती है, एंगल की क्लोजर करवा सकती है ड्यू टू लेंस आइरस डायफ्राम है, या न्यू वास्कुलराइजेशन हो सकती है एंगल की।
जो ट्रॉमा है, ट्रॉमा में हाइफीमा और एंगल रिसेशन है। अब एंगल रिसेशन को क्लीवेज ग्लोकोमा भी कहते हैं। ब्लंट ओकुलर ट्रॉमा होगा जिसकी वजह से सिलेरी बॉडी की एंटीरियर सरफेस और ट्रेबिकुलर मशवर की एंटीरियर सरफेस डैमेज हो जाएगी, फाइब्रोसिस होती है और एंगल ब्लॉकेड हो जाता है। स्टीरॉइड इंड्यूस्ड है, तो जो स्टीरॉइड्स होती हैं एंडोथेलियल सेल की फेगोसिटिक एक्टिविटी को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से एक्वस ह्यूमर डेब्रिस की डेपोजिशन होती है। स्टीरॉइड क्या करते हैं, स्टीरॉइड जो लाइसोसोमल एंजाइम्स की रिलीज को ब्लॉक कर देते हैं। दैट इज वाई कि जो ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन होता है ट्राइबिकुलर मैशवर्क में, उसकी डीपोलिमराइजेशन नहीं हो पाती। जब वो डीपोलिमराइजेशन नहीं हो पाती तो वह एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर वाटर को रिटेन कर लेता है। फाइनली ट्राइबिकुलर स्पेसिस की नैरविंग होती है और एक्वस आउटफ्लो कम हो जाता है। तो ये दो मैकेनिज्म है स्टीरॉइड्स के। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड एपिसेक्लेरल वीनस प्रेशर, तो उसमें कैरोटिड कैवर्नस फिस्टुला आता है, यानी अगर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का रप्चर हो गया कैवर्नस साइनस के अंदर तो एपिसेक्लेरल वीनस प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। फाइनली इसकी वजह से आउटफ्लो कम हो जाता है। क्लिनिकल फीचर क्या होती है सेकेंडरी ग्लोकोमा के, वो डिपेंड करता है कौन सा ग्लोकोमा है। ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट है मेडिकल थेरेपी है और सर्जिकल थेरेपी है, लेजर थेरेपी भी होती है, ठीक है। तो आईओपी को मेनली कंट्रोल करना है। सिस्टमिक के अंदर वही चीज़ें एस्ट्राजोनामाइड वाला, टॉपिकल में बीटा ब्लॉकर अल्फा 2 एगोनिस्ट एड्रीनर्जिक ड्रग है, एट्रोपिन यूज़ करते हैं इसमें, ठीक हो गया। खासतौर पर अगर कॉर्नियल अल्सर, न्यू वास्कुलर या इन्फ्लेमेटरी ग्लोकोमा है। पाइलोकार्पिन को यूज़ नहीं करते बिकॉज ये कैपिलरी परमिएबिलिटी को बढ़ा देती है, वो मजीद इंट्राओकुलर प्रेशर को बढ़ा देता है, लाइक न्यू वास्कुलर ग्लोकोमा के अंदर या इन्फ्लेमेटरी ग्लोकोमा के अंदर, ठीक हो गया। फिर लेज़र थेरापी है, इसमें लेज़र रेडियोटमी या पैन रेटिनल फोटोकागुलेशन है। सर्जिकल के अंदर ट्राइबिकुलेक्टमी विद माइटोमाइसिन सी यूज़ करते हैं और आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन शंट ऑपरेशन है जिसको सीटोन ऑपरेशन कहते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइन कॉजेस को देख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट होने वाली है वो है कॉन्जेनिटल ग्लोकोमा। कॉन्जेनिटल ग्लोकोमा को मजीद 3 में डिवाइड करते हैं, ट्रू कॉन्जेनिटल, प्राइमरी इन्फेंटाइल और जुवेनाइल। ट्रू को कहती है कि जो इंट्राओकुलर प्रेशर एट द टाइम ऑफ बर्थ ज़्यादा हो गया है, प्राइमरी के अंदर 3 साल के अंदर और जुवेनाइल के अंदर 3 से लेकर 16 के अंदर होता है। अब इसके डिफरेंट कॉजेज होती है, ओकुलर या डेवलपमेंटल एनॉमलीज की वजह से हो सकती है, ओके, लाइक एंटीरियर सेगमेंट डिसजेनेसिस या एनेरिडिया। ओकुलर डिजीज है जिसमें आरपीआर को रट्टा मार लो, और सिस्टमिक में फैकोमेटोसिस जिसको स्टर्ज वेबर सिंड्रोम कहते हैं। प्राइमरी इन्फेंटाइल ग्लोकोमा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। प्राइमरी इन्फेंटाइल में 3 से लेकर आपने रट्टा मारना 16 तक करना है। एंगल नॉर्मली तो बेट द टाइम ऑफ बर्थ मौजूद होगी और आईओपी फर्स्ट ईयर में ज़्यादा होगा, बाकी कोई एसोसिएटेड नॉर्मली नहीं होगी, ठीक हो गया। तो ऐसा ग्लोकोमा जिसमें एक्वस आउटफ्लो इम्पेयर्ड हो जाता है ड्यू टू मेल डेवलपमेंट ऑफ एंटीरियर चैम्बर एंगल ट्रेबिकुलर डिसजेनेसिस की वजह से होता है। अब इसकी टियोलॉजी क्या होती है, ट्रेबिकुलम के सामने बार्सन मेम्ब्रेन आ सकती है, बार्कन मेम्ब्रेन या सेलुलर मेम्ब्रेन हो सकती है, ट्रेबिकुलर मशवर्क नहीं बने या जक्स्टा किनालुलर कंपोनेंट की थिकनिंग होगी है या किनाल ऑफ स्लिम नहीं बन पाई या एंटीरियर इंसर्शन आयरस की। क्लिनिकल फीचर के बारे में बात करें तो क्लिनिकल फीचर क्या होती है, लैक्रिमेशन होगी, बहुत ज़्यादा टेयरिंग होगी, फोटोफोबिया, ब्लेफरोस्पाज्म होगा, कॉर्नियल हेजीनेस वगैरह की वजह से, क्योंकि एलिवेटेड प्रेशर की वजह से कॉर्नियल नर्व की स्टिमुलेशन होती है। कॉर्नियल हेजीनेस, क्लाउडीनेस देखने को मिल सकती है और बुफ्थाल्मोस है कि बहुत ज़्यादा आई बाल हो गई है, इनलार्ज हो गई है, लाइक जो बैल की आंख होती है 3 साल से नीचे आपको देखने को मिलती होती है, ओके। अब साइंस क्या होगा एग्जामिनेशन पे, तो इंट्राओकुलर प्रेशर एंगल वगैरह तो होगा। कॉर्निया के अंदर आपको कॉर्निया का डायमीटर ज़्यादा देखने को मिलेगा, कॉर्निया का एडिमा देखने को मिलेगा, कॉर्निया की डिस्टल मेम्ब्रेन में ब्रेक होगा और इसकी हीलिंग को हैप्स्ट्राया कहते हैं और स्कारिंग देखने को मिलेगी। एंटीरियर चैम्बर इसमें डीप होगा, मैंने आपको बताया था कि एक में शैलो था और इसमें डीप है। शैलो होता है क्लोयर के अंदर और यहाँ पे डीप है। आइरस में ट्रेमुलसनेस होती है, इसको छोड़ दो, बल्कि लेंस की सबलुक्सेशन हो सकती है ड्यू टू रप्चर ऑफ जोन्यूल्स है, एक्सियल मायोपिया हो सकता है, ओके, यानी इसमें मायोपिया है। गोनियोस्कोपी में आपको एंगल के स्ट्रक्चर की एब्नॉर्मैलिटीज देखने को मिल सकती है, बाकी वही विजुअल एक्टिविटी वगैरह है। डायग्नोसिस में ये है कि आईओपी को देखना है, एंगल को देखना है, फंडोस्कोपी है और कॉर्नियल डायमीटर को आपने देखना होता है, ओके, जो कि लाज हुआ पड़ा है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें आईओपी बढ़ता है, लाइक रेटिनोब्लास्टोमा, आरपीआर, रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी और परसिस्टेंट हाइपरप्लास्टिक प्राइमरी विट्रस, एक्सेसिव टेयरिंग, ज़्यादा लैक्रिमेशन हो रही है तो कंजेनिटल नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है। कॉर्निया की इनलार्जमेंट और किस कंडीशन में होती है, मेगालोकॉर्निया, हाई मायोपिया वगैरह हो सकता है, ओके। कॉर्नियल क्लाउडिंग है तो वो इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है, केराटोमलेशिया, कॉर्नियल मैलफॉर्मेशन की वजह से हो सकती है। मेडिकल और सर्जिकल थेरापी है, सर्जिकल में गोनियोटमी सबसे अच्छी है, फिर ट्रेबिकुलोटमी है, फिर ट्रेबिकुलेक्टमी और फिर आर्टिफिशियल शंट ऑपरेशन है, ओके, और लेजर में डायोड लेजर साइक्लोएब्लेशन है। मेडिकल के अंदर मियोटिस किसी काम की नहीं है क्योंकि एंगल ही खराब है तो किसी काम का नहीं है। हम प्रोस्टाग्लैंडिन यूज़ कर सकते हैं, बीटा ब्लॉकर यूज़ कर सकते हैं, पीबीसी से रट्टा मार लो, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस से, ओके। फिर गोनियोटमी सबसे अच्छी है, इसमें एंगल पे इंसिजन देते हैं और एंटीरियर चैम्बर और कैनाल ऑफ स्लिम में हम एक कम्युनिकेशन बना लेते हैं। फिर इसके बाद ट्राइबिकुलेक्टमी है, ट्राइबिकुलेक्टमी में क्या करते हैं, ट्राइबिकुलेक्टमी
जब करते हैं, जब गोनियोटमी नहीं कर सकते ड्यू टू हेजी कॉर्निया, तो इसके अंदर क्या करते हैं, ट्राबिकुलर मेशवर्क को निकाल देते हैं। वंस अगेन एंटीरियर चैम्बर और कैनाल ऑफ शिलेम में आपने कम्युनिकेशन कर दिया है। ट्राबिकुलेक्टमी है, इसमें जो एक्वस ह्यूमर होता है वो कॉर्नियोसेक्राल ओपनिंग से होता हुआ सब टीनोन और सब कंजक्टिवल स्पेस में चला जाता है। फिर आर्टिफिशियल शंट है, वंस अगेन एंटीरियर चैम्बर और सब टीनोन स्पेस में है। और फिर डायोड लेजर साइक्लो एब्लेशन है, जिसमें सिलेरी बॉडी को उड़ा दिया। अब सर्जिकल प्रोसीजर इन द ग्लोकोमा है, तो पहला एरिडेक्टमी में है। एरिडेक्टमी के अंदर पेरिफेरी ऑफ आइरिस में होल क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से एक्वस ह्यूमर पोस्टीरियर चैम्बर से इंटीरियर चैम्बर में आ जाता है। तो कब करते हैं, प्रोफाइलैक्टिक प्रोसीजर है, ठीक है। सर्जिकल एरिडेक्टमी आपने सुना होगा, प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में करते हैं। इसके बाद गोनियोटमी है, ये कॉन्जेनिटल ग्लोकोमा में करते हैं विद क्लियर कॉर्निया, जबकि हेजी कॉर्निया है तो ट्राबिकुलेक्टमी करते हैं। इसमें इंसिजन होता है एंटीरियर आस्पेक्ट ऑफ ट्राबिकुलर मशवर्क, ठीक हो गया। ट्राबिकुलर मशवर्क को निकाल दिया और एंटीरियर चैम्बर और कैनाल ऑफ शिलेम में आपस में कम्युनिकेशन कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट है ट्राबिकुलोटमी है। ट्राबिकुलोटमी के अंदर क्या होता है, एक होता है एक्टमी और एक ऑटमी है। ट्राबिकुलोटमी के अंदर ट्राबिकुलर मैशवर्क को रिमूव कर दिया, ट्राबिकुलोटोम पास करते हैं कैनाल ऑफ शिलेम के अंदर, ओके, और इसको एंटीरियर चैम्बर में भेज देते हैं। यानी एंटीरियर चैम्बर और कैनाल ऑफ शिलेम में कम्युनिकेशन आ गया, तो ये कॉन्जेनिटल ग्लोकोमा में करते हैं, जब गोनियोटमी हेजी कॉर्निया की वजह से नहीं कर सकते। ट्राबिकुलेक्टमी सारे ग्लोकोमा के अंदर करते हैं, ओके। तो इसमें क्या होता है, फिस्टुला होता है, एंटीरियर चैम्बर्स होता है सब टीनोन स्पेस और सब कंजक्टिवल स्पेस, तो ये सारे ग्लोकोमा वगैरह के अंदर करते हैं, स्पेसिफिकली प्राइमरी ग्लोकोमा। अब इसके स्टेप्स लिखे हुए, एनेस्थीसिया करना, स्पेकुलम वगैरह, अब ये किसी काम के नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। नॉन पेनिट्रेटिंग फिल्ट्रेशन सर्जरी है, तो इसके अंदर क्या करते हैं, एंटीरियर चैम्बर को ओपन नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, एक्वस एक ओपनिंग क्रिएट करते हैं, यानी जो एक्वस ह्यूमर होगा वो ट्राबिकुलर मैशवर्क से होता हुआ सब टीनोन और सब कंजक्टिवल स्पेस के अंदर आ जाएगा, लेकिन हम इसमें पेनिट्रेशन नहीं करते होते, एंटीरियर चैम्बर में एंटर नहीं होते। इसके एडवांटेजेस ये है कि पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन हाइपोटोनिक को मिनिमाइज कर देता है, लेकिन आईओपी को ज़्यादा कम नहीं कर पाता। इसकी मजीद दो टाइप होती है, डीप सेक्युलरोटमी और विस्को एनालोस्टमी। डीप सेक्युलरोटमी के अंदर डीप सेक्युलर फ्लैप निकालती है, डिस्मल मेम्ब्रेन को रहने देते हैं, ट्राबिकुलम वाली विंडो बनाते हैं, ट्राबिकुलम को विंडो के तौर पर यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से एक्वस सीपेज होती है। विस्को एनालोस्टमी के अंदर डीप सेक्युलर फ्लैप को फेशन करते हैं, लेकिन कैनाल ऑफ शिलेम को डायलेट कर देते हैं बाय हाई इंजेक्टिंग विस्कोइलास्टिक सब्सटेंस। फिर इसके बाद आर्टिफिशियल शंट है, यानी शंट यूज़ करते हैं, प्लास्टिक डिवाइसेस होती है, एंटीरियर चैम्बर और सब टीनोन स्पेस में कम्युनिकेशन बना देती है। तो ये अनकंट्रोल ग्लोकोमा, सेकेंडरी ग्लोकोमा में इस्तेमाल करते हैं। साइक्लो क्रायोथेरेपी, तो ये कब करते हैं, न्यू वास्कुलर ग्लोकोमा, इसको याद रख लो गान से, ओके। तो ग्लोकोमा विद पुअर प्रोग्नोसिस, एब्सोल्यूट ग्लोकोमा, एफएके ग्लोकोमा या न्यू वास्कुलर ग्लोकोमा, इसके भी स्टेप्स है, इसको देख लेना, ओके। फिर इसके बाद लेजर टेक्निक्स है जो इतनी इंपॉर्टेंट है, इनको रीड कर लेना। बाकी माइटोमाइसिन और फ्लोरोयूरेसिल एंटी मेटाबोलाइट्स है, तो ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं पिन के लिए। प्रीवियस फील्ड ट्राबिकुलेक्टमी, इन्फ्लेमेटरी ग्लोकोमा और न्यू वास्कुलर ग्लोकोमा।